तो 22 फरवरी से आप सभी का पेपर शुरू है हिंदी का, और टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इसीलिए जैसे यहाँ पर देखो गद्यांश भी पढ़ाऊंगा, पद्यांश भी, संस्कृत खंड, संस्कृत पद्य खंड, संस्कृत का गद्य खंड, उसके बाद आपका जीवन परिचय, पत्र लेखन, मतलब हर चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और पूरा सॉल्यूशन के साथ। पूरा सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पर मैं लिया हूँ, जैसे सॉल्यूशन लिखा हूँ ऑलरेडी यहाँ पर, और उसके बाद ये देखो संस्कृत के गद्यांश खंड है, ये सब चीज़ें हैं, निबंध वगैरह, मतलब हर चीज़ें लिखा हूँ, और जीवन परिचय वगैरह भी आपके लिए। तो देखो हर चीज़ें हैं, आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आपने देखो बता दूं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके भी आएंगे 90% प्लस, तो आएंगे ही आएंगे, ऐसी मैं तैयारी करवाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं। और आपको ये तो पता होगा ही कि मोबाइल पर स्कूल चैनल पर पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है कि सभी के 90% प्लस आए। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है। देखो जो गद्यांश है, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर गद्य खंड, और गद्य खंड कितने नंबर का आता है, 6 नंबर के लिए आता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। अब देखो गद्य खंड में है क्या, पहले एक बार हम गद्य खंड पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम सॉल्व आपको दिखाते हैं। इसका उत्तर लिखा गया है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति, लक्ष्मण और उग्र उद्देश्य स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाष्ट कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। मतलब इसमें बताया गया मित्र के बारे में कि जरूरी नहीं है कि मित्रों में एक प्रकार की समानता रहे। अब देखो उसके बाद है, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। इसमें देखो बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह गद्यांश हो जाता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखो 2 नंबर के लिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, फिर राम और लक्ष्मण के स्वभावों में क्या अंतर है इसको बताना है। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लिख देंगे संदर्भ। तो संदर्भ अभी हम यहीं पर लिख देते हैं। देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आना, और इसमें देखो काली पेन से ऐसे हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ मैं आपको लिख कर बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और मैं ये सब व्याख्या वगैरह पहले से लिखा हूँ। तो देखो यहाँ पर डाल देते हैं संदर्भ। संदर्भ डालने के बाद ऐसे कर देना है, और चाहो तो नीचे एक अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर अंडरलाइन एक कर देता हूँ, स्केल रखी हुई है, स्केल से कर देना है एक अंडरलाइन। और संदर्भ देखो मैं आपको बता दूं एकदम आसान तरीके से, और ऐसे ही संदर्भ आपको लिखने हैं। संदर्भ में लिखना प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अब यहाँ पर लिखना है गद्य खंड। और गद्य खंड क्या करोगे, काली पेन से ऐसे लिखना, ऐसे लेना और लिख देना यहाँ पर हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ऐसे में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिएगा। तो मित्रता को भी ऐसे काली पेन से डालना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। और इतना लिखने के बाद, इतना लिख दिया, अब इनके रचयिता है, फिर इनके लेखक कौन है। तो इनके लेखक लिखने के लिए देखो ऐसे डालना कि इसके लेखक, फिर ऐसे यहाँ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसको लिखना है काली पेन से ऐसे, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट लिखना है इनका संदर्भ के संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, फिर बताना है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे होगी कि शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना आवश्यक नहीं है। इसमें महत्व यह है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होना भी मित्रता नहीं निभा सकती। अर्थात देखो इसमें कहा यह गया है कि राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ पर इस रेखांकित अंश की हमने व्याख्या कर दी। कुल मिला के ये इसमें कहा गया कि जो शुक्ल जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि दो व्यक्तियों के एक समान ही गुण हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, तब भी उनमें मित्रता हो सकती है। अब देखो पूछा गया था राम और लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में, तो देखो यहाँ पर क्या है, राम धैर्यशील और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। तो यही कहा गया है इस चैप्टर में। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। अब बढ़ते हैं अपने पद्यांश की ओर। तो देखो ये आता है हमारा पद्यांश, ये है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, ये जो पद्यांश है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है, मतलब बहुत बार आया है, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पक्का आएगा, किसी न किसी एक सेट में तो फंसेगा ही। जो कि है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाओ, सौहते बूझत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, की रसमय अभिलाषी, पावेगो पुण्य कियो आपनो जो रे करेगो गाशी, सुनत मौन है रहो बावरे शूर सबय मत नासी। अब देखो सबसे फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। ये जो दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करनी। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर इस पद्यांश की करनी है व्याख्या। उसके बाद है सौह एवं सांझ शब्दों का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ देखो मुझे लिखना पड़ेगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस प्रकार से संदर्भ आपको लिखना है पेपर में। तो ऐसे डालना संदर्भ, ऐसे हो गया संदर्भ, और संदर्भ में फिर यहां से लिखना नीली पेन से प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्य दिया गया है तो इसमें हम डालेंगे प्रस्तुत पद्यांश। ऐसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड। अब पद्य खंड को काली पेन से लिखना है, पद्य खंड, हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया। देखो जो पद, जो चैप्टर का जो नाम है उसको भी काली पेन से लिखना है। ऐसे डालो यहां पर पद नामक पाठ, नामक पाठ से लिया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया है। फिर आगे लिखना है इसके रचयिता। अब इसके रचयिता जो भी है उसको लिखना है। तो देखो ये कैसे लिखोगे, फिर आ जाओ नीचे, यहां से डालो नीली पेन से ही इसके रचयिता। यहाँ पर हम लेखक क्यों नहीं लिखे, अब देखो जो गद्यांश होता है उसमें लेखक होते हैं, जो पद्य लिखते हैं उनको रचयिता बोला जाता है। तो इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास को ऐसे लिखेंगे काली पेन से, सूरदास जी, ठीक।
देखो हमने इसको लिख दिया संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, इसका क्या है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करनी है, 100 और 7 शब्दों का लिखना है। ठीक, तो देखो इसकी व्याख्या करते हैं। ये यहाँ से देखो व्याख्या में ऐसे लिखना है कि गोपियां भ्रमर की अन्योक्तियों से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है। निर्गुण ब्रह्म मतलब जो कृष्ण जी हैं वो किस देश के रहने वाले हैं। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। हम तुमको शपथ दिला के ये सच सच पूछ रही, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ कि तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है। जैसे पूछा था ना, कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, तो उसका पिता कौन है और उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, कैसे बरन भेष है, कैसो की रसमय अभिलाषी। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी रुचि किस राशि में है, मतलब उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं, वह उद्धव जी को क्या कहते हैं, वार्निंग देती हुई, चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, जो मैं पूछ रही हूँ उतना मुझे सच सच बताना, और यदि सच बताने में जरा सी भी छल कपट किए, मतलब थोड़ा सा भी गलत बताए तो क्या है, यदि बताने में जरा सा भी कपट किए तो अपने किए पर का पछतावा फल, अपने किए का जो फल है अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के समान नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है, जो कि व्याख्या हमने यहाँ पर बता दी। अब 100 का शाब्दिक अर्थ पूछा था, 100 और सब साँच का, तो देखते हैं। देखो जो 100 का जो अर्थ होगा, 100 शब्द का अर्थ सौगंध होता है। 100 शब्द का क्या होता है, सौगंध, जैसे कहते हैं ना कसम दिलाना, तो उसको बोलते हैं। और साँच शब्द का शाब्दिक अर्थ, साँच शब्द का अर्थ होता है सत्य, सत्य बोलना, तो ये हो गया साँच का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर आपका ये जो हो जाता है, आता है पद्यांश, पद्य खंड भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक बता दें, हिंदी का जो संस्कृत का गद्यांश आता है। संस्कृत का गद्यांश भी 5 नंबर के लिए आता है, ध्यान रखना, संस्कृत का गद्यांश भी 5 नंबर के लिए आता है और संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर के लिए आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये देखो संस्कृत का गद्यांश। अब ये जो संस्कृत का गद्यांश है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में इन सभी को बस पढ़कर चले जाना, आप गारंटी मानो आप पास नहीं 90% प्लस पाओगे अगर इस मोबाइल पे स्कूल चैनल पर जितनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतनी ही पढ़कर जाओगे। फालतू की और चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है, जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़कर जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। देखो ये जो हमारा है संस्कृत का गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वांगस्य संस्कृतेशस्य आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां कारिता। तो देखो इसका हम करते हैं, सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अब फिर लिखना संस्कृत खंड। अब संस्कृत खंड कैसे करोगे, इस काली पेन से लिख दो, हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड के, अब जिस पार्ट से लिया गया है वाराणसी का ये है तो इसको लिखेंगे वाराणसी, और वाराणसी को लिख दें काली पेन से ऐसे, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से
लिया गया है। इतना कर देना। देखो संदर्भ हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद होगा, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत नगरी ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। इत एवं संस्कृत वांगस, इसका हो जाएगा यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह, अब देखो मुगल थोड़ा गलत लिख उठा है, लेकिन देखो ध्यान देना, ऐसे ही अगर बोर्ड एग्जाम में आपका थोड़ा सा गलत हो जाए, ये नहीं 50 बार काट दो, छोड़ दो इसको, कोई इतना ध्यान से नहीं पढ़ता। देखो मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर, मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल का जो युवराज था दारा सिकोह यहाँ आया और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, और वह उसके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने यहाँ के जो उपनिषद थे उनका अनुवाद भी पारसी भाषा में करवा दिया था। तो ये चीज़ें हो गई। तो बस इतना ही था, ये अनुवाद हो गया। अब आते हैं, देखो इसका संस्कृत का जो पद्यखंड है ये 5 नंबर का हुआ, ये पूरा हुआ 5 नंबर का। अभी तक देखो 2 आपको एक गद्यांश एक पद्यांश, मतलब 6 6 12 नंबर, 12 5 17 नंबर हो गया। अब 5 नंबर और बता देते हैं। देखो दोस्तों 22 नंबर का हो जाएगा। ये आता है, ये जो है संस्कृत का पद्यांश, और ये भी आता है दोस्तों 5 नंबर के लिए पेपर में, जो कि है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये है। अब इसका देखो संदर्भ हमें करना है। संदर्भ कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश भी ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पद्यांश भी ला रहा हूँ, और इतनी बार ये पेपर में आया है। जैसे 2014 में आया है, 16 में आया है, 18 में, 20 22 23, हर बार ही तो पेपर में आ रहा है, तो इस बार भी आएगा पक्का है। तो चलो इसको करते हैं। इसको करने के लिए ऐसे करना, सबसे पहले ये एक श्लोक है। अब यहाँ पर श्लोक लिखना, ये नहीं कि गद्य पद्य लिखने के लोगों, नहीं, ऐसे डालना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड। अब संस्कृत खंड को इस काली पेन से लिखना है ऐसे, हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड में, या फिर हिंदी के संस्कृत खंड के, अब जिस पाठ से, ये किस पाठ का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये पाठ का भारतीय संस्कृति पाठ से है। तो इसको ऐसे काली पेन से लिखना है, भारतीय, ठीक ऐसे, और संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इतना लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। इस तरीके से लिखना है संदर्भ। अब इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब यहाँ पर अनुवाद। ध्यान देना, जब भी कोई भी संस्कृत से आप हिंदी में बना रहे हो तो उसको व्याख्या नहीं, उसको अनुवाद बोलते हैं। अब देखो अनुवाद कैसे करोगे। अनुवाद ऐसे करना है, लिखना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोग रहित हो, मतलब किसी को भी रोग ना हो, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो देखें, मतलब सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। जैसे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना बने, अर्थात कि किसी को भी दुख ना आए। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को भी रोग ना हो, और सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुख का भागी ना बने। इस श्लोक का अर्थ ये होगा। अब देखो आपका श्लोक भी खत्म हो गया, पद्यांश ये जो था, और संस्कृत के गद्य भी खत्म। अब आपका आता है ये हमारा
पत्र लेखन। तो देखो पत्र लेखन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आखिर पत्र कैसे लिखना है आपको पेपर में। ये देखो हर चीज़ें आपको बताया हूँ ना कि इसी वीडियो में बताऊँगा, बिल्कुल हर चीज़ें बताऊँगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। फिर भी देखो कहीं आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो ये है मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है पीयूष मौर्य 1001, इस पर मैसेज कर देना मुझे। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। अब देखो आते हैं हम इस पर, जो कि पत्र दिया गया किस पर लिखना है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखें। बिजली समस्या के निराकरण हेतु क्या करना है, अपने जिले का जो बिजली विभाग है उसको एक शिकायती पत्र लिखना है। अब देखो शिकायती पत्र लिखोगे तो कैसे लिखना है, सबसे पहले डालना ऊपर सेवा में, सेवा में डालने के बाद बिजली विभाग, जहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है स्टूडेंट उसको क्या डालोगे, बिजली विभाग प्रतापगढ़। मैं अपना जिला लिख दिया, जो भी जिला लिखना रहेगा उतना लिखना है। देन यहाँ पर करना विषय, कौन सा विषय है आपका, तो विषय है बिजली विभाग की अनियमित पूर्ति, बिजली विभाग की अनियमित पूर्ति। इतना डालने के बाद विषय डाल दिए, इतना डाल दिए। फिर आता है मान्यवर हमारा, या फिर ऐसे लिखो मान्यवर हम। अब जिस भी गाँव है शहर से, जैसे हमें प्रतापगढ़ लिख दो, हम प्रतापगढ़ शहर के निवासी हैं। हम आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। देखो इसमें आपको अपनी समस्या बताने की, आपको इस चीज़ बिजली के न आने से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे लिखो पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के समय में ही होती है। उसके बाद फिर लिखना है हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं, हम सब अप्रैल के स्टार्टिंग से यह अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। देखो जब मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जब गर्मी जैसे ही स्टार्ट हो रही है, जैसे ही शुरू हो रही है, तभी से ही क्या है कि बिजली जो कटना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। ये अक्सर गाँवों में देखने को मिलता है कि वहाँ सही से बिजली नहीं आ पाती है। फिर उसके बाद लिखना है कम हो गई है, बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। फिर उसके बाद ऐसे लिखो इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र ही समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है, अब इसमें हमें यह भी लिख देना है कि अगर आपसे ये तुरंत ये काम नहीं हो पाता है तो कम से कम उसका एक समय निर्धारित किया जा सकता है कि आखिर उसका समय क्या है। अब हमने यहाँ पर दिनांक डाल दिया 22 फरवरी 2024, जिस दिन आपका पेपर है पहले से डाल दिया। अब जैसे यहाँ पर लिख सकते हो हम आपके प्रतापगढ़ के निवासी, जैसे आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर पीयूष मौर्य, ठीक। अब आप भी अपना नाम ऐसे लिख सकते हो इसमें। बस इस तरीके से पत्र लेखन लिखना है। देखो कितना ज़्यादा इजी है, मैं आपको इम्पोर्टेंट पत्र लेखन बता भी दे रहा हूँ, कोई आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको करने के बाद, इतने के बाद अब हम आते हैं कि जो जीवन परिचय आएगा। अब देखो जीवन परिचय कौन सा आता है आपके पेपर में पूछा जाता है, ये बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण एक जीवन परिचय है जो कि है हमारा राजेंद्र प्रसाद का। हम राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। जो राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है ऐसे ऊपर डालना, जो भी प्रश्न रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हमने डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का, क्योंकि यही आएगा। और हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, अब आपके पास इतना कम टाइम बचा हुआ है, लगभग कुछ दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल कुछ कंप्लीट ही नहीं होगा। हो सकता है कि किसी कारणवश वह पढ़ाई ना कर पाए हों, अपनी स्टडी को अच्छे से ना कर पाए हों। तो आप सभी के लिए मैं ले के आ चुका हूँ रेवोल्यूशन बैच, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें आपको दी गई हुई हैं इस कोर्स में। सिर्फ इसको सुन लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतनी ही चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है। कोई फालतू के 200 पेज 400 पेज नहीं पढ़ाया गया है। आपको सिर्फ एकदम कम पेज ही हैं जो कि पढ़ने हैं, और मैं वही चीज़ें लिखा ही हूँ जो कि पेपर में आएंगी। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश, मतलब जितनी चीज़ें पेपर में आनी सिर्फ वही चीज़ें। तो उसका ओरिजिनल प्राइस तो वैसे है 1500 रुपये, लेकिन आप सभी के लिए बिल्कुल ऑफर में सिर्फ 149 रुपये में। और इसमें एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसको लेने के लिए आप सभी क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हो। ना परचेज कर पाओ तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 778505
3485 कॉल नहीं लगेगी इस पर, व्हाट्सअप मैसेज आएगा, व्हाट्सअप मैसेज में कोर्स लिख देना, कोर्स, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे करना है। इतना कोर्स लिखकर इस पर मुझे मैसेज कर देना अगर कहीं भी दिक्कत आती है। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपने यह कोर्स ले लिया 149 रुपये में। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं जीवन परिचय की ओर। जो जीवन परिचय है वह देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले साइड में जैसे नाम डाल दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म डाल दिया सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान हमने डाल दिया जीरादेई, पिता का नाम महादेव सहाय, मृत्यु सन 1963 ईस्वी, फिर डाल दिया हमने रचना जैसे भारतीय शिक्षा, फिर डालना जीवन परिचय। अब देखो जीवन परिचय कैसे लिखोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय। अब उसके बाद इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। जो इनका परिवार था, जो गांव के संपन्न परिवार रहते हैं, जैसे कुछ बड़े परिवार रहते हैं उस तरीके से था, और जो कि कृषक थे, किसान थे। उसके बाद इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से, इन्होंने किस विश्वविद्यालय से? कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ये कैसे थे? प्रतिभा संपन्न छात्र थे और मेधावी छात्र थे, और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। एग्जाम में हमेशा फर्स्ट डिवीजन ही आए हैं, कभी भी सेकंड थर्ड नहीं आए हैं। क्या लिखा गया है? एग्जाम में हमेशा प्रथम आते थे। फिर उसके बाद भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप, भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि, देश की सर्वोच्च उपाधि क्या होती है? भारत रत्न होती है। तो देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। भारत रत्न से कितने में? सन 1962 ईस्वी में इनको सम्मानित किया, और अतः इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो जाती है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं को हम देख लेते हैं। रचना में है चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा और साहित्य भारतीय शिक्षा। तो देखो इस तरीके से इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं भी हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो देखो ये हो गया इनका जीवन परिचय। आपको कुछ वैल्यू लग रही होगी ना, तो समझो अगर आप कोर्स ले लोगे तो उसमें कितनी ज़्यादा वैल्यू आपको होगी। अब आता है देखो 26 का खा आता है जो कि रहता है, ये जीवन परिचय आता है पद्य का जीवन परिचय है तुलसीदास। अब देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे करना है। नाम डाल दिए तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी में, और जन्म स्थान राजापुर, पिता का नाम इनके है आत्माराम दुबे, माता का नाम है हुलसी, मृत्यु है 1623 ईस्वी में। इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय देखो कैसे लिखोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। देखो जो मेन टॉपिक है, मतलब जो मेन वर्ड है, जैसे इनका जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में, तो इसको हमने काली पेन से लिख दिया। फिर है किस गांव में हुआ था? तो राजापुर नामक गांव में हुआ था, राजापुर को हमने काली पेन से लिख दिया। फिर तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तुलसीदास कैसे थे? सरयू पारीण ब्राह्मण थे, और इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम था, और माता का नाम इनके हुलसी था। और इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे। इनके माता पिता क्या किए थे? इन्हें त्याग दिए थे। और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। जो इनका बचपन था, इनका जो चाइल्डहुड था, वो बहुत ज़्यादा आपदाएं, बहुत ज़्यादा समस्याओं के बीच व्यतीत हुआ। और जब इनकी शादी हो गई तो इनकी शादी क्या हुई थी? रत्नावली नामक कन्या के साथ हुई थी, आपको पता, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात में ये आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। क्या हुआ कि एक बार इनकी पत्नी इनसे बिना बताए मायके चली गई थी, अपने मायके चली गई, अपने घर चली गई थी। तो भाई इतना प्रेम में पागल थे कि ये भी चले गए उनके साथ मायके, मतलब उनके साथ में उनके पीछे पीछे। तो उसके बाद जब उनकी पत्नी ने इन्हें देखा तो क्या हुआ कि वो इनकी भर्त्सना की और बोली, अस्थि चर्म मैं देह मम ताम्हे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मैं होत न तो बहु भी।
अब देखो जैसे ही इन्होंने अपनी पत्नी की फटकार सुनी, फटकार सुनने के बाद अपनी पत्नी की फटकार सुनकर तुलसी को वैराग्य हो गया और काशी के 80 घाट पर, जो काशी का जो 80 घाट है वहाँ पर क्या हुआ, सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद देखो इनके जब स्वर्गवास हुआ तो उसके विषय में भी एक दोहा प्रचलित है। तो यहाँ से देखो इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है, जो कि इस तरीके से, देखो ये दोहा वगैरह लिख दोगे तो नंबर ज़्यादा मिलने के थोड़े चांसेस रहते हैं कि हाँ एग्जामिनर देखेगा तो भैया अच्छे से लिखा है, नंबर एकदम भर भर के देगा आपको। देखो संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 घाट बनारस में है। तो संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब देखो इनकी रचनाएं कुछ देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहले तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। पहली श्री रामचरितमानस, सबको पता है श्री रामचरितमानस रचना। फिर है विनय पत्रिका, फिर है गीतावली और दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब इसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण निबंध है, तो देखो इनके जो महत्वपूर्ण निबंध है, कौन कौन से निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके नहीं बोर्ड एग्जाम के। और ये जो निबंध आता है 7 मार्क का, 7 मार्क्स का निबंध पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है वो है देश प्रेम। देश प्रेम का निबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आए हुए। देखो 6 निबंध मैं बता रहा हूँ। और हाँ, निबंध कभी भी ये नहीं कि पूरा आपको याद करना है, याद कभी नहीं करना होता है। बस आपको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, 2 बार पढ़ना होता है, फिर अपने मन से ही बनाकर लिखना पड़ेगा। और निबंध लिखने का एक तरीका होता है जो कि मैं आपको वीडियोज़ में बताया हुआ हूँ, चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिर है विज्ञान, वरदान एवं अभिशाप, ये वाला, ठीक। फिर है आतंकवाद की समस्या, उसके बाद है प्रदूषण की समस्या, और है अनुशासन का महत्व, और ये जो लास्ट निबंध आता है वो है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो ये जो समस्याएं हैं या फिर ये जो निबंध हैं, इतने निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखो मैं आपको कितनी चीज़ें कवर करा दिया इस वीडियो में। पहले तो गद्यांश पद्यांश कवर कराया हूँ, 6 12 नंबर का हो गया। फिर 10 नंबर का संस्कृत गद्यांश पद्यांश, और जीवन परिचय कराया 10 नंबर का, लेटर कराया 4 नंबर का, निबंध तो नहीं कराया बट इंपॉर्टेंट बता दिया। तो देखो 10 10 20 10 30 30 से 36 नंबर ऐसे आपका कवर हो गए। और 7 नंबर का निबंध है, ये भी अगर देख लोगे 6 बात 14 44 नंबर हो गया। मतलब ये लगभग 70 में 44 लगभग कितना होगा, 4 3 7 74% आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। बाकी हाँ, इसी तरीके की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती हो तो इंस्टाग्राम आईडी है पीयूष मौर्य 1001, इस पर मुझे मैसेज करते हैं। बाकी हाँ, वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी जब तक बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता, आपके साथ मैं हूँ। तो वीडियो को देखते रहना, वीडियो पर हमेशा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ हैं उनको जाकर जरूर से देख लेना।